नहीं छोड़ सकते। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और बाकी बिहारी जी के जो मंदिर थे वहाँ के दर्शन करते हैं, फिर आगे निकलते हैं। तो वहाँ पर यमुना घाट पड़ता है। यमुना घाट में इन्होंने एक डिसीजन लिया कि जब दो बड़े लड़के बाहर माला जप करेंगे तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यमुना स्नान करेंगे, और यमुना स्नान करने के लिए वो नीचे उतरते हैं। यमुना स्नान थोड़ा थोड़ा करने के बाद फिर जो आलोक पांडे सबको आवाज़ लगाते कि चलो भाई हमें निकलना है यहाँ से। तभी देखते हैं आगे कुछ लोग खड़े हैं जिन्होंने उस रास्ते को बंद कर रखा था। हालांकि वो रास्ता टेम्पररी बेसिस पे बंद था। तो आलोक पांडे उनसे पूछते भी हैं कि क्या हुआ, आपने रास्ता क्यों बंद किया, हालांकि माला जाप जो है वो चलता रहना चाहिए। तो वो लोग बताते कि आगे भीषण बारिश हो रही है और आपको इसी टाइम वापस जाना चाहिए क्योंकि आगे के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आलोक ने इनकी बात नहीं सुनी। आलोक ने बताया कि हम परिक्रमा पे निकले हैं और अगर मेरी माला जाप अगर ही सामने आएगा। उन लोगों ने रास्ता खोल दिया और ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जिस स्पीड से ये लोग आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और सीधा केशी घाट के पास ये पहुंच गए। केशी घाट जो वृंदावन का सबसे 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 ज़्यादा माननीय और सबसे ज़्यादा पूजनीय घाट है, वहाँ पर ये लोग पहुँचे। पहुंचने के बाद थोड़ा सा वहाँ पर ये विश्राम करना चाह रहे थे क्योंकि बारिश की जो बूंदें थी वो सीधा आंखों में लग रही थी। अब ऐसे टाइम पे अगर भगवान आपकी परीक्षा ना ले तो कैसे हो सकता है। परिक्रमा अगर इनकी सफल हो जाती है तो सब कुछ बहुत बेहतरीन होता है ज़िंदगी में, कहा जाता है। आलोक अपने पीछे सबको लेके चल रहे थे। केशी घाट पे थोड़ी देर रुकते हैं और उस टाइम पर जो बच्चे थे वो कहते हैं कि हमें केशी घाट में भी स्नान करना है। ये सुनने के बाद वहाँ पर आलोक जो है इस चीज़ को सुनने के बाद बोलते कि ठीक है, लेकिन ज़्यादा दूर में जाना और जितने भी है पास रहना। तो सबसे पहले एक युवराज नाम का लड़का, जो मैंने आपको बताया 12-14 साल का रहा होगा, वो पानी में उतरता है। उस टाइम पर आगे पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ एक भिक्षा मांगने वाला एक इंसान वो जो कपड़ा लपेट के बैठा था, उसकी नज़र सीधा केशी घाट पे थी। तो जैसे ही युवराज पानी में उतरते हैं, युवराज अचानक से चिल्लाना शुरू करते कि आलोक भैया मुझे कोई खींच रहा है, भैया मेरे को ऐसा लग रहा है जैसा मुझे कोई खींच रहा है। अब आलोक ना तो माला छोड़ सकते थे ना ही कुछ बोल सकते थे। तो बड़े वाले जो थे वो भी माला जप कर रहे थे। तो क्या हुआ, जो बाकी दो लड़के थे पीछे के, वो प्रयागराज के थे। उनका सीधा सीधा जो घर था वो संगम घाट के पास था। तो वो तैराकी में बहुत तेज थे। वो दोनों लड़के सीधा पानी में कूदे और ये अपनी आंखों से देख रहे थे केशी घाट के अंदर। आलोक के जो बड़े भैया थे वो देख रहे थे कि कैसे युवराज 2 सेकंड के अंदर पानी में एक तरफ से लेकर दूसरे तरफ सीधा खींचे चले गए, जैसे सही में किसी ने उनका पैर पकड़ा और खींच रहा है। पानी में उतरे तीनों लड़के डूबने लग रहे थे और यहाँ पे आलोक पांडे जो थे वो खड़े होके आंखें फाड़ फाड़ के बस ये चिल्ला रहे थे कि कोई हमारी मदद करो, कोई हमारी मदद करो। चौथा जो इनके साथ एक विद्यार्थी था गुरुकुल का, वो भी सीधा पानी में छलांग लगाते हैं। अब वहाँ 4 लड़के थे जो डूब रहे थे। ये सुनने के बाद वहाँ जो भिक्षा मांगने वाला इंसान था वो सीधा खड़ा होता है, अपने पूरे कपड़े उतारता है, सिर्फ अंडरवेयर वहाँ पे छोड़ देता है, एक सिर्फ जिससे उसकी इज्जत बच सके। पूरे कपड़े लपेट के और सीधा पानी में फेंक के मारता है और एक एक करके चारों बच्चों को बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद आलोक के सांस में सांस आई और उसे लगता है कि अब मैं इन्हें सीधा लेके जाऊँगा, कहीं पर स्नान नहीं करवाना, सीधा हम गुरुकुल जाएंगे। क्योंकि अगर कुछ भी इन बच्चों को हो जाता तो आज आलोक की बहुत बड़ी क्लास लगने वाली थी। हालांकि वृंदावन जैसी जगह पे किसी को क्या ही हो सकता है, लेकिन दिमाग में 10 तरीके के ख्याल आते हैं। आप जानते हैं इंसान से क्या ही चीज़ छुप सकती है और क्या ही चीज़ बच सकती है। चाहे आप कहीं भी हो, नेगेटिविटी तो वहाँ पर चलती ही है। तो थॉट्स जो आलोक के आए वो इसी तरीके से आए थे कि भगवान ने अच्छा करा कि कुछ होने नहीं दिया। तो ये उस इंसान के पास जाते हैं जो वहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए बैठे हुए थे। उस इंसान को बोलते कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सहपाठियों को, विद्यार्थियों को बचा लिया। तो वो जो इंसान था उसके चेहरे पर एक गुस्सा था कि तुमने ये जो परिक्रमा करनी है चुपचाप क्यों नहीं करी, ये किस तरीके का ढोंग है जो तुम केशी घाट पे कूद रहे हो, यमुना घाट पे कूद रहे हो। तो जो आलोक थे वो समझ गए थे कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्से में, तो इन्होंने उससे कुछ भी नहीं कहा। ये सीधा परिक्रमा करते करते आगे बढ़ने लगे। अब इनका जो रास्ता था वो 7 किलोमीटर का रह गया था। 7 किलोमीटर ये पैदल चलते घाट बराबर परिक्रमा करते सीधा गुरुकुल के अंदर एंट्री लेते हैं। जब ये गुरुकुल में आते हैं तो वहाँ पर सीधा तीसरी मंजिल पे जाते हैं। गुरुजी को इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि एक्चुअली में भी हुआ क्या है। पिछले 1-आधे घंटे या 2 घंटे के अंदर गुरुजी भी अपने ध्यान में बैठे हुए थे। चुपचाप ये पीछे से गए और कैसे ही लाइन वाइज ये निकले होंगे आप खुद समझ सकते हो। सबसे बड़ा, फिर आखिरी में सबसे छोटा। 8 जने मिलके ये तीसरी मंजिल पे जाते हैं जहाँ पर इन्होंने अपने कपड़े बदले। कपड़े बदलने के बाद वहाँ पे शांति सी थी। 7:30-8 बज रहे थे शाम के और सब ये दिमाग में सोच रहे थे कि एक्चुअली में आज इनके साथ हुआ क्या है। क्या ये सही में इनके दिमाग की उपज थी, कोई हेल्यूसिनेशन, कोई कुछ ऐसा हुआ था, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जो शायद इनकी सोच के परे था। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आलोक पांडे की मदर के बारे में बता देता हूँ। आलोक पांडे की मम्मी जो है वो श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है। उनकी जो दादी थी आलोक पांडे की,
उनके अंदर देवी आती थी, और जब आलोक पांडे की दादी ख़त्म हुई तो वही चीज़ इनकी मम्मी के साथ होने लगा। तो इनकी मम्मी को घर बैठे पता चल जाता था कि किसके साथ, आसपास वालों के साथ क्या हो रहा है। तो उनकी मम्मी को पहले ही पता चल गया था कि आलोक जिस परिक्रमा पे निकले हैं उस परिक्रमा में युवराज के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। लेकिन उस टाइम पर ये सारे भीगे हुए आए थे, तो उस टाइम पर किसी ने भी अपने घर पे फ़ोन नहीं करा। ये सारे के सारे आते हैं, कपड़े बदलते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं और उससे पूछना शुरू करते हैं कि युवराज सच सच बताओ उस टाइम पर क्या हुआ था बेटा तेरे साथ। युवराज जो बैठा हुआ था वो अपना सर साफ करके बैठते हैं और अचानक से ऊपर देखते हैं और चिल्लाना शुरू करता है, आलोक भैया वो आ गई, आलोक भैया, भैया वो आ गई, वो मुझे मार देगी भैया, आलोक भैया मुझे बचाओ भैया, देखो वो रही। आलोक और जितने भी वहाँ लड़के बैठे थे एक बारी को तो वो बुरी तरीके से सहम गए। उन्होंने हर तरफ नज़र मारी, उन्हें कोई भी नहीं दिखा। लेकिन फिर जिस तरीके से वो जो लड़का था युवराज चिल्लाने लगा, भैया वो रही, देखो भैया वो आ रही है, मेरे तरफ चल चल के आ रही है भैया, वो मुझे मार देगी। आलोक ने आंख बंद करी, अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को याद करा और जैसे उस तरफ मुड़ के देखा उन्हें कोई परछाई दिखी। उन्हें ऐसा लगा सफ़ेद कपड़े में कोई तो थी जो अचानक से आते आते गायब सी हो गई। उसी टाइम पर ये सारी घटनाएं हो रही थी और इनकी समझ से परे हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी एक ऐसी चीज़ हुई जिस पे आप भी भरोसा करने से पहले 10 बार सोचेंगे। अब ये सब कुछ जब इन सब लोगों के साथ हो ही रहा था तीसरी मंजिल पे, एक बारी तो आलोक के दिमाग में आ रहा था कि मैं गुरुजी को बता दूं। फिर दूसरी तरफ उनके दिमाग में आ रहा था कि अगर मैंने गुरुजी के दिमाग में ये बात डाल दी कि आज ऐसा ऐसा हुआ है और युवराज के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो वो हमें कभी भी गुरुकुल से बाहर नहीं जाने देंगे। बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी एंट्री बैन हो जाएगी। इन्होंने क्या करा, दिमाग लगाया और बार बार ये सारे के सारे अपने अपने मंत्र शुरू करते हैं। कोई भागवत मंत्र पढ़ता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई वैष्णो मंत्र पढ़ता है। सब अपनी आरती और चालीसा में लग जाते हैं। तभी ऋतिक थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, वो अपने कमरे में भागे भागे जाते हैं और वहाँ से भभूत उठा के लाते हैं और भभूत सीधा युवराज के सर पे लगा देते हैं। युवराज के जैसे ही सर पे भभूत लगती है युवराज वहाँ बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर में युवराज जैसे ही होश में आते हैं फिर वो एक्चुअली में पोजेस हो चुके थे। एक एंटिटी उनके अंदर घर कर चुकी थी जो फीमेल एंटिटी थी और वो एकदम से सामने आई और एक ही